स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में बता दूँ। तो मेरा नाम सूरज कौर, मैं क्वालिफिकेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वुड एंड वेल्थ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी। सो आज का सेशन में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड क्या है और हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम। ठीक है। और जो भी सारे आपके क्वेरीज होंगे वो आप कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए, मैं या फिर मेरे जो सहयोगी है वो उसके आंसर आपको देंगे। ठीक है। या फिर आप हमसे डायरेक्ट पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। विल ट्राई टू प्रोवाइड वॉट एवर पॉसिबल आंसर और हेल्प आप हम लोग जो आप हमारे तरफ से आपको कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। It's 6 o'clock. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूचुअल फंड। मैं अपने आप को स्क्रीन के इधर में लेके आ जाता हूँ। सो म्यूचुअल फंड क्या है, तो किसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए हमें म्यूचुअल और फंड, ये जो वर्ड है ना, इन दोनों का मतलब समझना पड़ेगा। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, इस साथ में मिलकर कुछ करना। और फंड का मतलब क्या हो गया, पैसे देना या पैसे लगाना। अब मैं दोनों वर्ड को अगर जोड़ूं साथ में तो ये हो गया कि साथ मिलके पैसे लगाना कहीं पे। तो म्यूचुअल फंड का अर्थात क्या हो गया कि साथ मिलके हम लोग पैसे लगा रहे हैं। तो अब जो किताबी डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज अ कॉमन पूल ऑफ मनी इन विच इन्वेस्टर्स पुट इन द कंट्रीब्यूशन। तो जैसे कि मान लो आप और आपके दोस्त लोग मिलके थोड़े थोड़े पैसे एक जगह पे कंट्रीब्यूट करोगे। मान लो आपने 10,000 रुपया दिए, मैं 5,000 रुपया दिया, कोई और है XYZ जिन्होंने भी थोड़े थोड़े करके अमाउंट दिए, एक कॉमन पूल हम लोग ने मिलके बना लिया। ठीक है। अब जब हम लोग का ये कॉमन पूल हो गया, जब हम लोग ने इकट्ठा कर लिया पैसे को एक जगह पे, तब क्या होगा कि उस पैसे को लेके एक फंड मैनेजर जो कि काफी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होता है, वो ये जो फंड मैनेजर है ये CA CFA इकोनॉमिस्ट MBA फिनांस इन तरह की क्वालिफिकेशन पोजेस करता है। प्लस इनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो ये क्या करेंगे, आपके पैसे को लेके कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। आपने पैसे म्यूचुअल फंड स्कीम में दिए, अब इस पैसे को लेके ये जो फंड मैनेजर है कहीं आगे लगाएगा। तो कहाँ पे लगाएगा, तो इस पैसे को लगाया जाएगा स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में, डेट मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट का मतलब क्या हो गया, स्टॉक मार्केट का मतलब हो गया जो शेयर बाजार हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो आपके पैसे से फंड मैनेजर मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे, शेयर्स में पैसे लगाएंगे। आपके पैसे से जो फंड मैनेजर है वो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स खरीदेंगे। ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, तो ये जो पैसा मार्केट में लग रहा है, इस पैसे में जो ग्रोथ होगा, मान लो कि आज आपके पैसे से रिलायंस के शेयर खरीदे जा रहे हैं। तो रिलायंस का शेयर मान लो 2,000 का आज है, तो कल को जब वो रिलायंस का शेयर 2,000 से 4,000 का हो जाएगा, तो उसमें जो ग्रोथ होगा वो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, हमें होगा, क्योंकि वो हमारा पैसा है। बस हम लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के स्कीम के थ्रू मार्केट में या फिर अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली फायदा हमें हो रहा है। और क्या तरीका है म्यूचुअल फंड में फायदा होने का, तो म्यूचुअल फंड स्कीम के जो पैसे है वो शेयर मार्केट में, डेट मार्केट में, जैसे मैंने कहा, तो डेट मार्केट में जैसे बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स होते हैं तो उनमें लगाए जाएंगे। तो जब उन बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में पैसे लगाए जाते हैं तो बदले में उसमें इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट का पैसा अल्टीमेटली पास ऑन किसको होगा, हमें होगा, क्योंकि वो हमारा पैसा है। ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूं पूरा चीज को, तो म्यूचुअल फंड एक पैसा लगाने का, पैसा इन्वेस्ट करने का जरिया हो गया, जो जिसमें हम लोग थोड़े थोड़े करके पैसे देते हैं और उस पैसे को लेके एक फंड मैनेजर जो काफी क्वालिफाइड है उसे आगे कहीं पे निवेश करता है और बदले में हमें होता है मुनाफा। तो दोस्तों अभी ये तो बात हो गई कि म्यूचुअल फंड का मतलब मैंने तो समझा दिया। अब म्यूचुअल फंड का बात आया कहाँ से कि म्यूचुअल फंड जो ये चीज है क्या चीज। तो दोस्तों हम लोग का तो कुछ इनकम होता है। देखिए जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई सैलरीड होता है, तो सबके पास कुछ इनकम होता है ना। और उस इनकम से आप अपने घर के खर्चे चलाते हो, आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे मीट करते हो। तो एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद जो आपका बचता है उसे हम लोग बोलते हैं सेविंग्स, है ना। तो ये जो सेविंग्स है इसको आप कहीं पे अगर लगाओगे तो उसे, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो है इन्वेस्टमेंट। पैसे को लगा के उस पैसे से पैसे कमाने को बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का मतलब क्या हो गया कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है। तो आपके जो बचत के जो पैसे हैं उसको कहीं पे लगा रहे हो एंड
इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहे हो और म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो और म्यूचुअल फंड आपके पैसे को, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो आपके पैसे को फर्दर कहीं पे लगा रही है, ठीक है। तो इससे आपको फायदा हो रहा है, तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट का जरिया हो गया। तो आगे देखते हैं। तो कुछ कुछ कॉमन टर्म्स है जो हमें समझना पड़ेगा जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, यूनिट्स, और दूसरा हो गया नेट एसेट वैल्यू। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो मान लो कि आप जब भी मार्केट में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल से आप मार्केट में गए, आपके पास पॉकेट में 100 रुपये और आपको अंडे खरीदने हैं, ठीक है। तो आपने दुकानदार को 100 रुपया दिए और बोले भैया मेरे को अंडे दे दो, तो उन्होंने आपको 20 अंडे दे दिए। तो 20 अंडे दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक अंडे का भाव कितना हुआ, 5 रुपये, है ना, 5 रुपीज। तो एक अंडे का भाव जो ये 5 रुपया हुआ, ये म्यूचुअल फंड का भाषा में इसको नेट एसेट वैल्यू बोला जाता है और एनएवी। तो ये जो अंडा का भाव है जो 5 रुपया, वैसे ही म्यूचुअल फंड का स्कीम में आपको मिलता है यूनिट, और उस यूनिट का भाव को बोलता है एनएवी। तो जैसे ही आप म्यूचुअल फंड की स्कीम में 10,000 रुपया लगाओगे और अगर उस स्कीम का अगर एक यूनिट का भाव अगर 10 रुपया हुआ, तो आपको कितना यूनिट मिलेगा, 10,000 रुपया आपने लगाया, एक यूनिट का भाव 10 रुपया हुआ, तो आपको मिलेंगे 1000 यूनिट, ठीक है। तो फिर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते कि राम, जिनको इन्वेस्ट करना है 40,000 एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में, और उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनएवी या फिर भाव मैं बोलूं, उस दिन पे चल रहा है 217 रुपीज 93 पैसे, तो उनको कितना यूनिट्स मिलेगा, 183.54 यूनिट्स ऑफ दैट स्कीम राम को मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, राम को क्या मिला, उस म्यूचुअल फंड का स्कीम्स का यूनिट मिला, ठीक है। तो आप जब पैसे लगाते हो म्यूचुअल फंड के स्कीम में, आपको क्या मिलता है, उस स्कीम का यूनिट। तो अभी एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो ये म्यूचुअल फंड के जो स्कीम के जो एनएवी है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। हमेशा चेंज होने का मतलब हर दिन वो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब आपके पैसे रिलायंस के शेयर में लगाए जा रहे हैं, तो रिलायंस का शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें फायदा होगा, है ना। तो 2000 का 4000 होगा, तो उसका जो फायदा है वो रिफ्लेक्ट होता है म्यूचुअल फंड का स्कीम का एनएवी पे, या फिर म्यूचुअल फंड का स्कीम का वैल्यू में, और वो रिफ्लेक्ट होता है एनएवी पे। तो आज जो आपने म्यूचुअल फंड के स्कीम लिए, उसका जो यूनिट का प्राइस है 217 रुपीज 93 पैसे, हो सकता है कल को वो 220 रुपीज हो जाए, तो आपको नोशनल प्रॉफिट, ये रियल प्रॉफिट नहीं है बट ये नोशनल आपको फायदा हुआ 3 रुपया का, ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 रुपया का आपको फायदा हो गया। और एक चीज आपको ध्यान रखना, जब तक आप म्यूचुअल फंड में जो आपने इन्वेस्ट किया, जब तक आप नहीं बेचोगे, आपको रियल में गेन या लॉस नहीं होता है, वो नोशनल गेन या लॉस रहता है जब तक आप उसको ना बेचो। तो वैसे ही कोई भी स्कीम का यूनिट का जो एनएवी है, कोई भी स्कीम में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, उसका जो एनएवी है, उसका प्राइस रोज एडजस्ट होता है मार्केट के हिसाब से, ठीक है। और ये जो वैल्यू एडजस्टमेंट होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। मार्केट में अगर परफॉर्मेंस अच्छा करेगा स्कीम, तो उसका एनएवी हमेशा बढ़ेगा। तो आज अगर आपने स्कीम में पैसे लगाए और उस यूनिट का अगर प्राइस है 217.93 पैसे, और अगर कल 230 हो गया और तब आप बेच रहे हो, तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट। तो इस तरह से हम लोग म्यूचुअल फंड के इन दोनों यूनिट कॉमन जो टर्म्स है उसको हम लोग समझेंगे। अब आगे देखते हैं। तो व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है। तो आपका मन में सवाल होगा कि और भी तो कई सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, मैं बैंक में एफडी क्यों ना करा लूँ, मैं आरडी क्यों ना करा लूँ, मैं पोस्टल डिपॉजिट क्यों नहीं करूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं। म्यूचुअल फंड के बेनिफिट देख लेते हैं। तो पहला तो चीज हो गया रिस्क टू रिटर्न। आप जितना रिस्क लेना चाहते हो, आपको उतना रिटर्न मिलने का एक्सपेक्टेशन आपका रहेगा, है ना। आप बैंक में जब आप जाओगे, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, 6%, 6.5%, मे बी उससे लेस, कम भी मिलता है कई केसेस में। सिमिलरली जब आप प्रोविडेंट फंड में लगाओगे या एनएससी में पैसे लगाओगे, उसमें भी बराबर का इंटरेस्ट मिल जाता है। पर आप बैंक में जाके ये नहीं बोल सकते हो ना, भैया मेरे को ज्यादा रिस्क लेना है, आप मेरे को ज्यादा रिटर्न दे दो। वो तो उतना ही रिटर्न देगा जितना उनका एफडी में उनका एलिजिबल है ना। बट म्यूचुअल फंड में आप अपने रिस्क को सजा सकते हो, रिस्क के हिसाब से आपका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो। आपको अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे।
अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना है तब आप इक्विटी में करोगे। इक्विटी में भी अभी बहुत सारा डिवीजन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो हम लोग आगे ये सब सारी चीजों को देखेंगे, बट अभी आपका माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है जहां पे रिस्क एंड रिटर्न का पॉजिटिव रिलेशन है। जितना आप रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलने का आपका एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन हम लोग जिसे महंगाई भी कहते हैं, है ना। रोज हम लोग सुनते हैं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, सामान का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से कारण से क्या होता है, आपका जो पैसा है, पैसा का भाव गिर जाता है, पैसा में ग्रोथ नहीं आता है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो 1958 में जो 100 रुपया था उसका भाव आज का दिन में 1 रुपया 2 पैसा है। कहने का अर्थात ये है कि जो सामान आपको 1 रुपये 2 पैसे में मिल रहा होता इन 1958, आज अगर वो सामान आप लेने जाओगे तो आपको लग जाएंगे 100 रुपये। तो आप सोच सकते हो कितना महंगाई हो चुका है। तो आप इसको इस तरह से भी सोचो कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन की रेट है ना वो है 6%। तो आज कोई सामान आपको 100 रुपया में मिल रहा है, तो कल को जब आप 1 साल के बाद उस सामान खरीदने जाओगे तो आपका लग जाएगा 106 रुपया। तो अगर आप बैंक में पैसे डालोगे तो आपको बैंक वाला कितना दे रहा है? 6%। और आपका इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 6%। तो 6 - 6 क्या हो गया? 0। तो आपका पैसों पे कोई रियल ग्रोथ ही नहीं होगा अगर आप कम इंटरेस्ट या फिर कम रिटर्न वाले प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करोगे। तो इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या बेनिफिट है। व्हाट एल्स? लिक्विडिटी बेनिफिट। जैसे लिक्विडिटी बेनिफिट का कहने का मतलब ये हो गया कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के कभी भी लगा सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। इन केस ऑफ एफडी आपको पता ही होगा कि अगर आपने पैसे लगा दिए तो आप 5 साल के लिए बुक हो गए या फिर कितने भी टाइम के लिए लगा दो, उससे पहले आप नहीं निकाल पाओगे। निकालोगे तो आपके ऊपर लगेगा पेनल चार्जेस, राइट, पेनल्टीज लगती है। इवन कि पीपीएफ का ड्यूरेशन भी आपका 15 साल या फिर उससे ज्यादा का रहता है। बट म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कई सालों के लिए भी कर सकते हो, आप आज करके परसों भी निकाल सकते हो। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तो इसे अपने बोलते हैं लिक्विडिटी बेनिफिट। कभी भी पैसे डालो, कभी भी पैसे निकालो, आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है पैसे को, अपने पैसे के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। फिर हो गया आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो आपको लगता है कि कोई मान लो कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ लो कि एक कहावत है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। क्यों 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 कहते हैं ऐसा? क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गया तो सारा एग्स टूट जाएगा, है ना। तो म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे लगाते हो, आपके पैसे को कई सारे जगहों पे लगाया जाता है। तो क्या होगा कि कोई एक जगह पे अगर खराब परफॉर्मेंस भी हुआ तो बाकी जगह पे तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। अब और दूसरा क्या चीज होता है, अब मान लो डाइवर्सिफिकेशन से हटके थोड़ा सा मैं अगर बात करूं, मान लो आपको लगता है एमरेक का शेयर तो बहुत अच्छा है, एमरेक कंपनी तो बहुत अच्छा है, उसका शेयर का प्राइस, बट उसका शेयर का प्राइस तो 80,000 रुपया है, मैं कैसे लगाऊं उस पर पैसे? मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, मेरे पास तो 10,000 रुपया ही है, मैं एमरेक पे कैसे पैसे लगाऊंगा? तो आप क्या कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने तो 10,000 रुपया दिए, ऐसे आपके जैसे और हजारों लोग होंगे जो 10,000, 20,000, 30,000 रुपया करके लगा रहे हैं। तो वो जो कलेक्टिव फंड हो गया वो इतना बड़ा कॉर्पस हो जाता है जिससे कि वो एमआरए, पेज इंडस्ट्रीज जो महंगे महंगे शेयर है वो सारे भी खरीद पाते हैं। तो हालांकि ये डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं है, बट ये भी एक एडिशनल एडवांटेज है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का। ठीक है। फिर और क्या है? प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने कहा म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है एक प्रोफेशनल जो कि काफी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड होता है। तो आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मिलता है बहुत ही कम चार्जेस में इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो देखोगे वो बहुत कम है, बहुत कम है, इट्स वेरी लेस। सो आप अपने 1-1.5 रुपया 2.5 रुपया में आप अपने फंड मैनेज करवा पा रहे हो इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आपको इतना क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मैनेजर मिल जा रहा है। फिर दूसरा हो गया टैक्स बेनिफिट। 31 मार्च आ रहा है और सबको टैक्स का बेनिफिट चाहिए क्योंकि एटीसी का डिडक्शन लेना है। तो एटीसी का डिडक्शन लेना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है? ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो मैं वापस जाता हूँ अपने उस स्लाइड में। तो टैक्स बेनिफिट जो है आपको 1,50,000
1000 का जो एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है, आप उसको क्लेम कर सकते हो अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करोगे। तो आपको करीबन 46,800 का बेनिफिट आपको मिल सकता है, अप टू 46,800 रुपीज का बेनिफिट मिल सकता है, टैक्स बेनिफिट इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। वो भी कौन से कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड? ईएलएसएस में। तो ईएलएसएस में भी काफी बढ़िया स्कीम्स होती है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको 10 to 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दे देते हैं ईएलएसएस में। और ईएलएसएस में एक पॉइंटर जो है कि आपको 3 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, बट अगर आप एफडी से कंपेयर करोगे तो एफडी का केस में वो 5 साल हो जाता है। तो इन दैट वे ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेनिफिट रहता है और रिटर्न भी हमें काफी ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल फंड का ओवरऑल बेनिफिट। तो हालांकि और भी काफी सारे बेनिफिट है, बट मैं इधर इतना शॉर्ट एंड कंसाइज रख रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा सेशन है, बहुत कुछ आगे बात करना है। सो व्हाट डू आई नीड टू कंसीडर व्हाइल इन्वेस्टिंग? मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग में क्या क्वेश्चंस होना चाहिए, क्या थॉट्स होना चाहिए? ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहने का अर्थात मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा हो गया ड्यूरेशन, मैं कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं 5 साल के लिए करना चाहता हूँ, 10 साल के लिए करना चाहता हूँ या 25 साल के लिए करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए वो ड्यूरेशन क्लियर होना चाहिए। थर्ड हो गया मेरा रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट का मतलब हो गया कि मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, राइट। और लास्ट हो गया मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ, क्या मैं इक्विटी डेब्ट दोनों में लगाने के लिए रेडी हूँ या फिर मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है बोल के मैं इक्विटी में नहीं लगाऊंगा। तो ये सारी बातों को मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम अभी एक एक चीजों को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। तो मोटे तौर पे 2 ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, एक तो मेरा ग्रोथ और दूसरा हो गया मेरा इनकम, या फिर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि मेरे को पैसे में ग्रोथ चाहिए। मतलब मैं आज अगर 10 लाख रुपया लगा रहा हूं तो मैं ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 5 साल के बाद ये 15 लाख हो जाएगा या 20 लाख रुपया हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी इनकम का मतलब हो गया कि मेरे पास आज एक पैसा है या फिर एक कॉर्पस है, तो मैं ये जब लगा रहा हूं तो इससे मेरे को एक मंथली रिटर्न जनरेट करना है, इट कैन बी क्वार्टरली ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने 10 लाख रुपया दे दिए, अब मेरे को हर महीने 5-5 हजार रुपया करके चाहिए। तो ये हो गया मेरा इनकम ऑब्जेक्टिव। तो अभी इसको थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं, ग्रोथ वर्सेस इनकम। तो ग्रोथ का केस में मैं अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि ग्रोथ का केस में हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग को चाहिए होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब मैंने जो पैसे लगाए उस पैसे में ग्रोथ, मेरा 10 लाख का 15 लाख हो जाए, मैं ऐसा सोच के मैं वो पैसे लगा रहा हूँ आज से 3 या 5 साल के बाद, है ना। तो इसे बोल देते हैं ग्रोथ। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया कि इनकम, कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करा और मेरे को महीने महीने पे 5-5 हजार रुपया करके मेरे को बैंक में आ रहा है। तो ये हो गया मेरा इनकम ऑब्जेक्टिव। तो आपको समझ में आया कि ग्रोथ वर्सेस इनकम क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको देखते हैं कि ये जो पर्पस जो मैं बता रहा था ना कि मेरा ऑब्जेक्टिव तो मेरा ग्रोथ इनकम पता चल गया, अब ग्रोथ चाहिए क्यों चाहिए, इनकम चाहिए क्यों चाहिए, वो देख लेते हैं। तो पर्पसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, पर्पसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया कि मैं किस पर्पस से इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि हो सकता है कि मेरा चिल्ड्रन का मैरिज का प्लान हो, कि मेरे बच्चे हैं मैं उनका शादी का प्लान करना चाहता हूँ, या फिर उनका एडुकेशन का प्लान करना चाहता हूँ, या फिर मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज से 2 साल के बाद मेरे को कहीं वैकेशन पे जाना है तो उसके लिए मैं आज पैसे जमा कर रहा हूँ। या फिर हो सकता है मैं अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहा हूँ। तो रिटायरमेंट प्लान इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन दैट ए पर्सन नीड्स टू टेक, राइट। रिटायरमेंट बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है हमारा लाइफ में और हमें उसको पूरी प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास वो इनकम नहीं होता जो अभी हमें आ रहा होता है। तो आज जो हमारे पास इनकम है उससे हम लोग कुछ बचत करके कुछ इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट को प्लान करते हैं। तो रिटायरमेंट इज वन ऑफ द पर्पस, राइट, ऑफ इन्वेस्टिंग। सिमिलरली पैंडेमिक एंड इमरजेंसी प्लान, हमने देखा था 2020 में जब कोरोना का सिचुएशन आया तो क्या हुआ था कि काफी लोगों को जॉब के लॉसेस हुए, है ना, तो काफी बिजनेस लॉसेस हुए। तो इन लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा तो उस इन्वेस्टमेंट के पैसे से इन्होंने इस कोरोना का सिचुएशन में अपना जो भी खर्चा है, जैसे भी अपना हाउस होल्ड को चला लिया, है ना। तो इन्वेस्टमेंट उस काम के लिए भी, हमारे जो इमरजेंसी है उसके काम के लिए भी ही आ जाता है। तो हमें उसको ध्यान रखते हुए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और क्या है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था टैक्स सेविंग्स, टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे थ्रू ईएलएसएस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्ट टर्म अगर आपका कोई प्लान है कि आपको पैसे को थोड़ा टाइम के लिए पार्क करना है, तो आप उसको भी म्यूचुअल फंड में ढाल सकते हो। द ड्यूरेशन कैन बी लो एज 1 day दैट एंड इट कैन गो अप टू सेवरल ईयर्स। तो आप एक दिन के लिए भी, एक महीने के लिए भी और 3 महीने के लिए भी, एनी ड्यूरेशन के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्पसफुल इन्वेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन? इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मतलब हो गया कि मैं कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, आप एक दिन के लिए भी कर सकते हो, आप कई सालों के लिए भी कर सकते हो, है ना। तो अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो कोई अगर एक दिन के लिए करता है तो उसे अपने बोल देते हैं ओवरनाइट फंड। तो किसी को अगर एक दिन के लिए पैसा पार्क करना होता है उसे बोलते हैं ओवरनाइट फंड। अब और फिर क्या होता है, और किसी को अगर किसी एक साल के लेस के लिए करना है, एक साल से कम के लिए करना है, तो वो कहाँ लगा सकता है पैसे? लिक्विड एंड शॉर्ट टर्म फंड्स में। 1 से 3 साल या फिर 1 से 4 साल के लिए अगर करना है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स में। 3 से 5 साल के लिए करना है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स में कर सकता है, और 5 साल से ऊपर करना है तो लॉन्ग टर्म फंड में करे। तो ये क्या हो गया कि ये मैंने बस एक क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये जो है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ओवरनाइट फंड आप एक दिन के लिए पैसे को पार्क कर सकते हो। फिर लिक्विड एंड शॉर्ट टर्म फंड, मान लो कि आपके पास कुछ पैसे हो गए जिसका आपका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है 3 या 6 साल, 3 महीने या 6 महीने के लिए, तो आप उसको पैसे को लिक्विड या शॉर्ट टर्म फंड में पार्क कर सकते हो, है ना। वैसे ही अगर आपके पास जैसे मैंने लाइफस्टाइल प्लानिंग का मैं बात कर रहा था, आपको कहीं वैकेशन में जाना है 1 साल के बाद या फिर 1.5 साल के बाद, कहीं पे आप वैकेशन प्लान कर रहे हो, कोई फॉरेन ट्रिप आपको करनी है, तो आप उसके लिए भी पैसे जमा सकते हो, प्लान कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको कार खरीदनी हो या फिर बाइक खरीदनी हो तो आप उसको भी प्लान आउट कर सकते हो वाया इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ड्यूरेशन को ध्यान पे रखते हुए। सिमिलरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स, इसमें आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स जब बोल रहा हूँ तो ये सिर्फ डेट फंड की बात नहीं कर रहा, मैं इक्विटी का बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने पैसे को इक्विटी मार्केट में भी लगा सकते हो। इक्विटी मार्केट में लगाने का मतलब हो गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके पैसे को इक्विटी मार्केट में लगाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, डेप्थ म्यूचुअल फंड, जो आपके पैसे को डेप्थ मार्केट में लगाता है। तो मैं दोनों का ही बात कर रहा हूँ। अब कहीं पे भी लॉन्ग टर्म फंड का मतलब आप लॉन्ग टर्म डेप्थ फंड को मत समझिएगा, आप किसी भी इक्विटी फंड को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म पर्पस जैसे क्या हो गया, 5 साल से ज्यादा अगर हो गया कि मेरा बच्चा, मतलब मान लेते मेरे मतलब किसी का बच्चा है, उसका एज अभी 2 साल का है, उसका पढ़ाई पढ़ाई के लिए उसका कॉर्पस चाहिए होगा 20 लाख रुपया आफ्टर से जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा। तो अभी आपके पास 16 साल और है ना, तो आप उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट आज से कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है मेरा रिस्क एपेटाइट के ऊपर। तो रिस्क एपेटाइट क्या हो गया, तो रिस्क एपेटाइट का मतलब हो गया कि मैं रिस्क लेने का जो मेरा कैपेसिटी है, मैं रिस्क क्यों लूंगा। तो इधर ना 3 पॉइंटर्स जो है, 3 चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला तो क्वेश्चन आ जाता है कि मेरा नीड क्या है, मैं रिस्क क्यों लूंगा। मैं रिस्क तभी लूंगा जब मेरे को हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होगा, है ना। मेरे को हायर रिटर्न्स जब चाहिए तब मैं हायर रिस्क लूंगा, है ना। फिर दूसरा बात आता है कि मेरी एबिलिटी कितनी है, मेरी फाइनेंशियल एबिलिटी कितनी है, कि मेरा इनकम जो सोर्स है वो कहाँ कहाँ से है, मेरा कितना इनकम सोर्स है, मेरी कितनी इनकम है, मैं अपनी इनकम के बेसिस पे भी मैं अपना रिस्क लूंगा। ठीक है, और तीसरा हो गया कि मेरी विलिंगनेस, ये साइकोलॉजिकल कैपेसिटी हो गया टू हैंडल रिस्क। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने रिस्क लिया, आपका इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉसेस हुए, जो कि असली में लॉसेस नहीं है बट नॉशनल लॉस है। मान लेते कि मार्केट में वैल्यूएशन गिर गई तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यूएशन में भी गिरावट आया, तो आप बहुत उदास हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट है, इस जिंदगी उतार चढ़ाव चलता रहता है ना। तो ऐसे समझना है कि तो ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है, हो सकता है आपका उतना ना हो, या फिर हो सकता है आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जितना हो वो मेरा ना हो, तो ये डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग मतलब रिस्क के हिसाब से भी हम लोग इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्कीम में करना है या फिर कौन सा जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरीज है किसी भी चीज को लेके जितना तक मैंने बताया तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो, मैं या फिर मेरे सहयोगी कोई भी आपके प्रश्न का जवाब देंगे जरूर। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट सेक्शन पे डालिए, विल ट्राई टू सॉल्व इट, विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिस्क का हिसाब से, रिस्क का बेसिस पे हम लोग कुछ मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो हम लोग, ये एक सिनॉप्सिस है उसका, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करके ये चलता है। तो मान लेते हैं कोई अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है जिनको जो काफी रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड है उसमें ज्यादा पैसा लगाएंगे। ठीक है, जैसे 70% का एलोकेशन वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लगा दिए, बाकी के पैसे वो कुछ डेप्थ में लगाएंगे, डेप्थ म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसे लिक्विड में लगा देंगे और कुछ पैसा गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आप चाहो तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वाया म्यूचुअल फंड। तो आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने का दरकार नहीं है, आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद लो। गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या करता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड करता है गोल्ड ईटीएफ में। और गोल्ड ईटीएफ का जो अंडरलाइंग एसेट है वो होता है गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। तो आपका बिहाफ में कोई और गोल्ड को होल्ड कर रहा है। ठीक है, और बदले में आपको क्या मिल रहा है, गोल्ड का जितना रिटर्न है वो आपको मिल जा रहा है। तो ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई मॉडरेट पोर्टफोलियो बनाना चाहता हो जिसको उतना रिस्क नहीं लेना हो, तो वो अपना पोर्टफोलियो को 50% इक्विटी में और 50% डेप, जैसे 30% डेप, 10% आपका कैश, 10% गोल्ड में कर सकता है। सिमिलरली कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको एकदम भी रिस्क नहीं लेना है, बहुत कम रिस्क लेना है, तो वो ज्यादातर पैसे डेप में लगा सकता है, डेप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में कम लगा सकता है। ठीक है, और कैश कंपोनेंट और गोल्ड कंपोनेंट को भी थोड़ा ज्यादा रख सकता है। दोस्तों रिस्क तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं होगा। ठीक है, आप अगर बैंक में भी पैसे लगा रहे हो तो उसमें भी रिस्क है, तो आपको नहीं पता कि बैंक ही कब बैंकरप्ट हो जाए। ठीक है, तो रिस्क तो रहेगा ही, लाइफ में रिस्क रहेगा, इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहेगा, और आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो ये आप खुद से इन्वेस्टमेंट करो या फिर आप किसी एडवाइजर से करो, तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपको कैसे ज्यादा मुनाफा हो ये हमें सोचना चाहिए। तो रिस्क लेना है बट सोच समझ के रिस्क लेना है, और मुनाफा भी हमें कमाना है। अब आ गया कि हम लोग का लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि हम लोग फ्लेक्सिबल तो है इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो इसमें अपने आप को थोड़ा सा फिर से शिफ्ट कर देता हूँ। तो इक्विटी, डेप्थ और बोथ, कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज हम लोग बेटर ग्रैब कर पाएंगे जब हम लोग डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट लेंगे। अगर कोई बोलता है हमें कि नहीं भैया मैं तो डेप्थ में ही खुश हूँ, मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो फिर क्या होगा, मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी आएगा ना तो हम लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो पहले ही बोल दिया कि मैं इक्विटी में तो नहीं लगाऊंगा, मैं शेयर मार्केट के तक तो जाना ही नहीं चाहता, मैं उन म्यूचुअल फंड स्कीम में नहीं लगाऊंगा जो शेयर मार्केट में लगाता है। तो फिर क्या होगा कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज को टैप नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपॉर्चुनिटीज को टैप करना है तो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, वी नीड टू बी ओके विथ इन्वेस्टिंग इक्विटी में भी और डेप्थ में भी। ठीक है, तो ये चीज भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा कोई पर्सनल प्रेफरेंस तो नहीं है, या फिर हम लोग ओपन है इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो अभी हम लोग ना इक्विटी और डेप्थ का थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैंने तो काफी देर से मैं बता रहा हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेप्थ म्यूचुअल फंड, आपके पैसे इक्विटी मार्केट में लग रहे हैं, आपके पैसे डेप्थ मार्केट में लग रहे हैं। तो काफी लोग का माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये इक्विटी और डेप्थ तो पहले बता दो। तो मैं पहले थोड़ा इक्विटी समझाने का आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इक्विटी क्या होता है ना, कि मान लो कि ऐसा समझते हैं कि मेरा 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 जो कॉलोनी है उसमें कोई रामू काका का दुकान है। ठीक है, मेरा कॉलोनी में रामू काका का दुकान है, उनका दुकान बहुत अच्छा चल रहा है। तो रामू काका को लगता है कि अगर मैं अपना दुकान को थोड़ा बड़ा करूँ, मैं अपने अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करूँ दुकान पे, तो मेरा ना प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेरा ना बिजनेस बड़ा होगा। तो वो रामू काका अपने को एक दिन क्या बोलता है कि भैया आप ना मेरे को थोड़ा पैसे दे दो, मैं बदले में आपको शेयर्स दे दूंगा अपनी कंपनी का, कि आप क्या होगा कि साल का एंड में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना वो हम लोग बांट लेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो ये क्या हो गया कि रामू काका मेरे को क्या दे रहा है, रामू काका मेरे को उनका कंपनी का शेयर दे रहा है। तो दोस्तों यही चीज जब हम लोग मार्केट के कंटेक्स्ट में बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर। तो आप जब रिलायंस, मैं जब बोल रहा था ना कि रिलायंस का शेयर का मतलब क्या हो गया कि रिलायंस कंपनी का जो मालिकाना हक है
उसका आप भागीदार बन रहे हो, आपको मालिकाना हक मिल रहा है। तो इक्विटी मार्केट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी कंपनी में, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस कंपनी का मालिकाना हक खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसका मालिकाना हक आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इक्विटी। अब डेप्थ क्या है? अब डेप्थ को ऐसा समझिए कि मान लो कि अगर आपको पैसे चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए तो आप किससे पैसे लोगे? आप अपने पापा से मांगोगे या फिर अपने दोस्त से मांगोगे। और मान लो कि थोड़ी ज्यादा रकम चाहिए, आपको कुछ गाड़ी खरीदना है या फिर घर खरीदना है, तो आप किससे मांगोगे? आप बैंक के पास जाओगे लोन के लिए, ठीक है। तो वैसे ही कंपनीज को जब पैसे चाहिए होता है ना, तो वो भी तो कहीं से ना कहीं से पैसे जुगाड़ करेंगी। तो वो आइदर बैंक के पास जा सकती है या फिर कहीं और से भी पैसे ले सकते हैं, मार्केट से पैसे ले सकते हैं। तो कंपनीज जब मार्केट से पैसे लेती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डेप्थ मार्केट से कंपनी पैसे उठा रही है। और एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, मैं भी डेप्थ मार्केट में पैसे दे सकता हूँ, कंपनी को पैसे दे सकता हूँ। तो कंपनी हमसे क्या ले रही है? पैसे ले रही है, और बदले में हमें क्या देंगी? इंटरेस्ट। तो ये जो जब मैं बोलता हूँ ना डेप्थ मार्केट में बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, तो बॉन्ड एंड डिवेंचर्स क्या होता है कि एक प्रॉमिस हो गया। मान लो कि आप रिलायंस के डिवेंचर्स खरीदे, तो रिलायंस क्या बोलेगी कि भैया मैंने आपसे 10,000 रुपया लिए, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं 5 साल के बाद आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, और हर साल मैं आपको 10% की इंटरेस्ट आपको दूंगा आपके पैसे पे। एक्सक्यूज मी। तो ये हो गया डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। और ये सब आपका किस मार्केट में होता है? डेप्थ मार्केट में होता है। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड स्कीम वाले आपके जो पैसे है ना, उसको डेप्थ मार्केट में लगाते हैं, फर्दर कंपनीज को देते हैं ताकि वो अपना बिजनेस को ग्रो कर पाए। और बिजनेस म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या देती है? इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आ रहा है कि इक्विटी का केस में क्या हो रहा है? इक्विटी का केस में आपके पैसे से शेयर खरीदे जा रहे हैं, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको फायदा हो रहा है। और डेप्थ का केस में क्या हो रहा है? आपके पैसे को आपसे पैसे लेके कंपनीज को दिया जा रहा है, और बदले में कंपनीज क्या दे रही है? इंटरेस्ट। और उससे आपको क्या हो रहा है? फायदा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन है म्यूचुअल फंड का कंटेक्स्ट में, इक्विटी और डेप्थ का, वो देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, कि आप जो पैसे दे रहे हो म्यूचुअल फंड के स्कीम में, वो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में लग जा रहा है। थोड़ा सा अमाउंट को छोड़ के पूरा का पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में लग जा रहा है। उससे रिलायंस, टाटा, इन कंपनीज के शेयर खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही शेयर का प्राइस में मतलब वैल्यूएशन में बढ़ोतरी आएगी, मतलब वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो आपको फायदा होगा। फिर दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका डेप्थ म्यूचुअल फंड। तो डेप्थ म्यूचुअल फंड क्या हो गया कि ये जो टाइप के जो म्यूचुअल फंड के स्कीम है, तो उसमें आपके पैसे डेप्थ मार्केट में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो डेप्थ मार्केट में जब लगेगा, तो मैंने जैसे कि बताया आपको, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। म्यूचुअल फंड स्कीम में इंटरेस्ट आएगा और अल्टीमेटली वो फायदा आपको पास ऑन होगा। तो वो हो गया हमारा डेप्थ म्यूचुअल फंड। अब तीसरा कैटेगरी क्या हो गया? तीसरा कैटेगरी हो गया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो हो गया इक्विटी एंड डेप्थ का मिक्सचर। मिक्सचर समझ लो कि उसका, जब आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इक्विटी और डेप्थ में कुछ प्रोपोर्शन में लगाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेप्थ और हाइब्रिड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफी टाइम से मैं लास्ट हाफ एन आवर से मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ना आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आया कुछ, तो आप जरूर कमेंट में करिए, कमेंट करिए, ताकि हम लोग आपका क्वेरीज का सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्कीम के बारे में। तो टाइप्स ऑफ स्कीम क्या होता है? तो मैंने तो आपको बता दिया कि 3 कैटेगरीज हो गया, इक्विटी, डेप्थ और हाइब्रिड। अब मैं आपको स्कीम के कैटेगरीज बता देता हूँ। तो पहला हो गया इक्विटी। अब आप देख लो, इक्विटी के अंदर है 10 सब कैटेगरीज। मैं तो स्कीम तक जा ही नहीं रहा हूँ। मैंने आपको बताया इक्विटी, डेप्थ और हाइब्रिड होता है। अब इक्विटी के अंदर ही हो गया 10 कैटेगरीज, सब कैटेगरीज। फिर आ गया डेप्थ। डेप्थ में हो गया 16 सब कैटेगरीज। हाइब्रिड में हो गया 6 सब कैटेगरीज। इसके बाद अदर्स और भी बचता है, उसमें हो गया 4 सब कैटेगरीज। अब दोस्तों मैं बताऊं, मार्केट में 9,000 से ऊपर स्कीम्स है, ओपन एंडेड स्कीम्स है, क्लोज एंडेड के तो छोड़ ही दो। तो इतने सारे स्कीम से सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा स्कीम सही है, ठीक है। तो मेरे लिए जो स्कीम सही है, हो सकता है आपके लिए वो सही ना हो, क्योंकि आपका टेस्ट प्रेफरेंस, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो काफी डिफरेंट होगा मेरे से। तो इतने सारे इक्विटी, डेप्थ, हाइब्रिड, अदर्स, इतने सारे कैटेगरीज है, और उसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स है। तो हम लोग कुछ कुछ कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, ताकि आप जब मार्केट में
या तो खुद से इन्वेस्ट करो या फिर एडवाइजर से करो, तो आपके पास वो बात करने के लिए वो ग्राउंड हो कि आप मतलब पैसे कहाँ लगा रहे हो, या फिर आप पूछ सकते हो कि आप इधर क्यों लगा रहे हो, इधर क्यों नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो वो सारे देख लेते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा सा वापस से शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इधर लेके चला जाता हूँ। तो इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या है, तो इक्विटी को समझने से पहले हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पहले कवर कर लेते हैं। तो इक्विटी में ना कुछ कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का कंटेक्स्ट में, कैपिटलाइजेशन के ऊपर कुछ कंसेप्ट है। तो बोलते हैं कि इंडिया में जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज है ना, उसको बोल देते हैं लार्ज कैप। मान लो कि कौन कौन सी कंपनीज होगी, जैसे रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, ये सारे हो गए हमारे देश के बड़े बड़े कंपनीज। जब आपके पैसे इधर लगा इन कंपनीज में लगाया जा रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तब आपका पैसा लग रहा है लार्ज कैप में, ठीक है। सिमिलरली 100 से लेके 101 से लेके 250 258 कंपनी तक जो कंपनीज है उन्हें हम बोल देते हैं मिड कैप। तो इनमें कौन कौन सी कंपनीज है, सुप्रीम, सुप्रीम का आपको पता ही है, चेयर्स वगैरह आता है, प्लास्टिक चेयर्स, बाटा के शूज, एक्साइड बैटरीज, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, जुबिलियंट फूड वर्क्स, डोमिनोस से सब कुछ, सभी ने पिज्जा खाई ही होंगे, है ना। तो ये सारे हमारे मिड कैप की कंपनीज है, जो 101 से लेके 258 कंपनी है इंडिया के सबसे बड़े, मैंने पहले 100 बड़े कंपनीज के बाद वाली कंपनीज, ठीक है। अब 250 कंपनीज के बाद वाली कौन सी कंपनीज बच जाती है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल कैप। तो दिस आर द कंपनीज फ्रॉम 251 251 के बाद से जो कंपनीज है उन्हें हम बोल देते हैं स्मॉल कैप, ठीक है। तो स्मॉल कैप में कौन कौन सी कंपनीज है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। जैसे ओरिएंट इलेक्ट्रिक हो गया, जिंदल स्टील एंड पावर हो गया, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सेंचुरी प्लाई, ब्लू डार्ट, ये सब हमारी वो कंपनीज है जो स्मॉल कैप है। तो दोस्तों जब आपके पैसे ना, जब बोलते हैं ना कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पैसे इधर लग रहे हैं, रिलायंस में, इन्फोसिस में। फिर कभी कभी आपने सुने होंगे कि मिड कैप अभी अच्छा कर रहा है, मिड कैप का परफॉर्मेंस अभी अच्छा है, अच्छा होगा, तो आपके पैसे कहाँ लगाए जाएंगे, इन इन कंपनीज में लगाए जाएंगे। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, 5000 प्लस कंपनीज है, ठीक है। तो आपके पैसे को कहाँ लगाया जा रहा है वो डिपेंड करता है कि आप इक्विटी का कौन सा कैपिटलाइजेशन के अंदर है, वो आइदर इट इज अ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या फिर मल्टी कैप भी होता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं इक्विटी स्कीम्स के बारे में। तो मैंने याद है आपको, मैंने 16 सब कैटेगरीज बताया था, तो अभी वो मैं 16 सब कैटेगरीज का कुछ कुछ कैटेगरीज के बारे में आपको इधर क्लियर करूंगा। तो पहला हो गया मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने बताया 3 टाइप का कैप हो गया, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो मल्टी कैप फंड में जब कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसे को लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में लगाया जाता है, कुछ एक प्रोपोर्शन में, ठीक है। आपके पैसे तीनों कैपिटलाइजेशन में, तीनों जो मतलब कैटेगरी है उस कैटेगरी में लग रहा है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। फिर हमारा आ जाता है लार्ज कैप फंड, जिसका पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसका पैसा लार्ज एंड मिड कैप में लगता है। मिड कैप फंड, जिसका पैसा लगता है सिर्फ मिड कैप पे। स्मॉल कैप फंड, जिसका पैसा लगता है सिर्फ स्मॉल कैप में। वैसे ही हमारा कुछ डिविडेंड यील्ड फंड है। डिविडेंड यील्ड फंड का मतलब हो गया, ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसमें जो कंपनीज डिविडेंड देती है, ठीक है। तो आपका पैसा उन कंपनीज में लगाया जाएगा जो कंपनीज अच्छी, मतलब आई मीन दे गिव ए गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अच्छा अमाउंट ऑफ डिविडेंड या फिर अच्छा परसेंटेज ऑफ डिविडेंड देती है, ठीक है। उससे क्या होगा, फंड का वैल्यू बढ़ेगा, फंड में ग्रोथ आएगा, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, अपने को होगा। फिर हो गया वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड, जो ग्रोथ, मतलब जब मार्केट में, ये वो स्कीम्स होती है जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती है। अगर उनको लगता है कभी कि इधर अंडर वैल्यूड है, कोई एक सेगमेंट अंडर वैल्यूड है या फिर कोई एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो वो तब उस स्टॉक को पिक करती है अपना बास्केट में, अपना इन्वेस्टमेंट बास्केट में, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। फोकस्ड फंड, ये वो स्कीम्स है जहां पे ये लोग कुछ फोकस 30 या फिर से 20 स्टॉक्स को चुन लेती है और उसमें इन्वेस्टेड रहती है। तो उनको लगता है कि ये जो ना, ये जो 30 स्टॉक है ना, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है फ्यूचर में, तो ये बहुत स्पेसिफिक एक अपना बास्केट बना लेती है, ठीक है। ये तो आप अगर फोकस फंड में लगा रहे हो तो आपका पैसे कुछ एक मान लो कि 20 या 30 स्टॉक्स में आपका लग जाएगा म्यूचुअल फंड के थ्रू। फिर आ गया सेक्टरल फंड, जिसमें आपका बहुत सारा सेक्टर, बहुत तरह का सेक्टर हो गया, जैसे फार्मा एक सेक्टर है ना।
हमने कोरोना के टाइम में देखा है कि फार्मा जो सेक्टरल फंड है उन्होंने 70 से 80% तक का रिटर्न दिया। तो जो कोरोना का टाइम हुआ तो उस टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, तो आज 1 साल के बाद उस मार्च में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा होगा फार्मा फंड में, जो आज का दिन में वो 60 to 70% का रिटर्न, 60 to 70% तो अभी हो गया फिलहाल, बट उस टाइम पे पहले तक भी 80% तक का रिटर्न था फार्मा फंड में। तो ये हो गया मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जो हमें देखना चाहिए, जो हमें टैप करना पड़ेगा अगर हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टरल फंड। फिर थीमेटिक फंड हो गया। थीमेटिक फंड का मतलब क्या हो गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए थीम, उसके अंदर सीमेंट एक सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट एक सेक्टर हो गया, तो काफी सारे आयरन एंड स्टील एक सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो ये सारे मिलके हो गया थीमेटिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। 31 मार्च आ रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको टैक्स बचाने हैं, टैक्स बचाना चाहते हो आप, ठीक है। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 3 साल के लिए लॉक इन के लिए रहता है, बट आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 1,50,000 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 46,800 रुपीज तक का टैक्स आप बचा पाओगे, ठीक है, अगर आप हायर स्लैब में हो। एंड आपको बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा, 10 से 12% का एवरेज रिटर्न रहता है, ठीक है, आपका FD से काफी बेटर है। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा डेप्थ। तो डेप्थ के बारे में थोड़ा बात करते हैं अब। इक्विटी के बारे में तो बहुत बात कर लिए, शेयर मार्केट अच्छा लगा होगा आपको, तो मैं हालांकि एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले। जो SBI का जो हमारा शेयर है, जो 1 साल पहले 150 रुपये का था, आज का दिन में वो 400 रुपया हो चुका है। तो जिन्होंने इन्वेस्ट करा था उनका तो लॉटरी लग गया, क्योंकि 1 साल पहले SBI अंडर वैल्यूड हुआ था जब मार्केट में गिरावट आया था। आज का दिन में वो 400 रुपया, तो आप सोच लो कि डबल से भी ज़्यादा पैसा लोगों ने बना लिया है। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो जिनका प्राइसेस काफ़ी घट गया था, आज का दिन में लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए हैं इन दिस मार्केट, इन ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक के चक्कर में जब मार्केट में करेक्शन आई, और आज जब मार्केट वापस से अपना पोजीशन पे आ गया है तो लोगों ने पैसे बनाए हैं, काफ़ी लोगों ने। तो सिमिलरली अभी हम लोग थोड़ा डेप्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि डेप्थ, जैसे कि मैंने बताया कि डेप्थ म्यूचुअल फंड होता है जिसका पैसा डेप्थ मार्केट में लगाया जाता है, और डेप्थ मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। मेरे स्क्रीन पे ही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ है, ये GOI जिनको जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होता है वो भी लेते हैं डेप्थ मार्केट से। L&T मेट्रो रेल इन्होंने डिबेंचर छोड़ के रखी है ना, जिसका रेटिंग AAA है, बहुत बढ़िया रेटिंग होता है, सबसे नंबर 1 रेटिंग होता है AAA, ठीक है। फिर इंडियन बैंक इन्होंने भी लेके रखा है डिबेंचर, 9.53% का इंटरेस्ट दे रही है ये अपने पेपर पे, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अगर पेपर पैसे चाहिए होता है तो वो भी लेती है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो इन कंपनीज या फिर ये इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट में छोड़ रखी है, और कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम ने इन सबको खरीदा है। खरीदने का मतलब हो गया कि इन सब में पैसे लगाया है, और बदले में क्या मिलेगा, ये इंटरेस्ट 9.53% का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा अपने को, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो गया डेप्थ मार्केट में, वो हम लोग देख लेते हैं। डेप्थ प्लस मनी मार्केट का भी बात कर रहा हूँ मैं इस स्लाइड में, ठीक है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो मनी मार्केट है। मनी मार्केट भी सिमिलर ही है। अगर आप कोई कंपनी अगर 1 साल से कम के लिए अगर पैसा उठाना चाहती है तो उसको मनी मार्केट से पैसा उठाना है, और 1 साल से ऊपर हुआ तो वो डेप्थ मार्केट में जाएगी। दोनों बराबर ही है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि डेप्थ और मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करती है, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा हो गया डिवेंचर्स बॉन्ड, जो कंपनीज भी इशू करती है, कंपनीज, इंडियन बैंक, ठीक है। फिर और क्या हो गया, बॉन्ड्स का एग्जांपल इधर है नहीं है, बट बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप देख लो, IDFC फर्स्ट बैंक ने करके रखा है। कमर्शियल पेपर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करके रखा है। कितना दिन के लिए किया है, 91 डेज के लिए किया है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बहुत कम समय के लिए ये लोग इशू करते हैं। मान लो कि आप किसी को अगर 1 हफ्ते के लिए पैसा चाहिए या फिर 1 महीने के लिए पैसा चाहिए, तब ये लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर कमर्शियल पेपर इशू करता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हो गया मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, और ये जो चीज़ हो गया, ये जो चीज़ हो गया डिवेंचर्स बॉन्ड, ये हो गया हमारा डेथ मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। तो आपके पैसे को लेके इन जगहों पे लगाया जा रहा है, तो बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डेप्थ की जो स्कीम्स है
तो उनकी जो सब कैटेगरीज है मैंने बताया था, काफी सारी सब कैटेगरीज है, तो क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो ओवरनाइट फंड आप याद करो, बहुत पहले का कुछ स्लाइड में मैंने बताया था। अब एक दिन के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको करना है ओवरनाइट फंड में। लिक्विड फंड 91 डेज के लिए सिर्फ, मैच्योरिटी ऑफ अप टू 91 डेज। 91 डेज के लिए अगर आपको पैसे लगाना है तो आपको लगाना है लिक्विड फंड में। सिमिलरली अगर आपको 3 मंथ से 6 मंथ के लिए लगाना है तो आपको लगाना है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में। 6 मंथ टू 12 मंथ लो ड्यूरेशन फंड में। अप टू 1 ईयर मनी मार्केट फंड में। ठीक है, अभी अभी और भी कुछ सब कैटेगरीज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 से 3 ईयर, मीडियम ड्यूरेशन फंड 3 to 4 ईयर, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 4 to 7 ईयर्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 7 ईयर से ज़्यादा के लिए हो। तो ये डेप्थ फंड की कैटेगरीज है, डेप्थ फंड में आप लगा सकते हो ऐसे करके। ठीक है, इसमें रिस्क कम रहता है एज कम्पेयर टू इक्विटी जो स्कीम्स होती है। फिर डायनामिक बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया, क्रेडिट रिस्क फंड हो गया, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड हो गया, जिसका पैसा बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लगाया जाता है। तो मैं हालांकि इन सबको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लंबा डिस्कशन है, ऑलरेडी 50 मिनट तो हो चुका है। आई डोंट नो कि आप लोग अभी भी कितना लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, बट जो लोग हैं मैं चाहूँगा कि आप लोग लास्ट तक रहो क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी भी बाकी है। ठीक है, अभी तो मुनाफा का बात किया ही नहीं हूँ मैं अभी तक तो वो तो सुनना है ना, वो तो जानना है ना कैसे मुनाफा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गिल्ड फंड लास्ट एक आ गया, गिल्ड फंड जो जिसका पैसा प्रीडोमिनेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है, तो ये सबसे ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, गिल्ड फंड। तो अभी ना कुछ म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये तो खैर कुछ पुरानी स्क्रीनशॉट है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग फंड जो आप देख रहे हो, इसका 1 ईयर रिटर्न, ये एक डेप्थ स्कीम है, डेप्थ फंड है, जिसमें आप देख रहे हो कि इनका जो रिटर्न है 8.47%। आप जो रिटर्न देख रहे हो आपका बैंक का एफडी से तो बहुत बढ़िया है तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है बहुत कम रिस्क में। एंड ऑन द कंट्रेरी आप देखोगे स्मॉल कैप की अगर आप रिटर्न देखोगे, 5 साल के रिटर्न देखोगे 11 से 12% के बीच में रहता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। हालांकि रिटर्न अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव जैसे स्मॉल कैप है इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, बट ये थोड़ा पुरानी स्क्रीनशॉट है। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर स्मॉल कैप में आप देखोगे तो 14 से 16% तो कोई बड़ा बात है ही नहीं। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेक्टोरल फंड, फार्मा फंड, जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट 1 ईयर में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे आप देख सकते हो 64.17% का रिटर्न था। तो ये स्क्रीनशॉट शायद मैंने दिसंबर के टाइम पे लिया होगा, तो मैंने ये अपडेट करना मैं नहीं भूल गया था। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, मार्केट म्यूचुअल फंड का मार्केट भी बहुत बढ़िया है और काफ़ी रिटर्न भी मिलता है लोगों को। बट जो जरूरत वाली बात जो है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें सही स्कीम चुनना पड़ेगा, हमारे लिए कौन सा स्कीम सही है। ठीक है, तो ये तो खैर मैंने बात कर ली म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में। आप अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल में आप कोई भी स्कीम का नाम लेके आप सर्च कर सकते हो, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि स्कीम का क्या रिटर्न रहा है। ठीक है, पूरा स्कीम का डिटेल्स आपको पता चल जाएगा कि उस स्कीम का जो पैसा है वो कहाँ लग रहा है, किस जगह पे जा रहा है, कौन फंड मैनेजर है, पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो हालांकि मैं दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हम लोग और एक लाइव सेशन करेंगे, उसका डिटेल्स नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप स्कीम्स कैसे चूज कर सकते हो। आपके लिए जो मैं जो बता रहा हूँ ना कि हर एक आदमी का अपना अलग मतलब रिस्क एपेटाइट होता है, अपना अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, और उस बेसिस में आपका जो स्कीम्स होगा है ना, तो वो कैसे सेलेक्ट करना है स्कीम्स, वो मैं उसके ऊपर एक अलग सेशन करूंगा जहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, सेकेंड सेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको अटेंड जरूर करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब हम लोग बात करते हैं ना, तब हम लोग रिटर्न को कैसे कंपेयर करें या फिर कैसे करके उसको समझें। तो आप एक चीज़ देखो, मैंने इधर ना एग्जाम्पल दिया है, तो ये हाइपोथेटिकल फिगर है, मतलब ये रियलिटी में ऐसा नहीं है, बट मैंने ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है, मान लो 2017 में किया था जनवरी के मंथ में 1000 रुपया, और 2020 में दिसंबर के टाइम में वो हो गया 1500 रुपया, तो आपको लगेगा कि भैया मेरा तो 50% का रिटर्न आ गया, इसमें 40% का रिटर्न आ गया। तो रियलिटी में कितना रिटर्न आया है? तो हर साल तो मेरे को 50% का रिटर्न नहीं मिला।
तो हर साल का जब मैं रिटर्न कैलकुलेट करूंगा तो उसे हम लोग बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कहने का मतलब ये है कि मेरा 1000 रुपया पे हर साल मेरे को 14.47% का इंटरेस्ट मिला है। इससे और इजी अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, मान लो आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर 10% पहला साल में इंटरेस्ट मिले तो कितना हो गया, 110 रुपया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आपको 100 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 110 रुपया पे, 110 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 121 रुपया आफ्टर 2 ईयर्स। तो आपका CAGR कितना हो गया, 10%। आपका 2 ईयर्स का रिटर्न कितना हो गया, 21%। क्यों, आपका 100 रुपया हो गया है 121 रुपया, आपका 2 ईयर रिटर्न हो गया 21%, आपका CAGR कितना हो गया, 10%। तो आपको CAGR देखना है जब आप स्कीम को कंपेयर करो। आप स्कीम ऐसे तो देखिए, ऐसे तो क्या होता है कि आप पास्ट रिटर्न के हिसाब से तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट रिटर्न फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को नहीं बताता है। बट पास्ट रिटर्न अगर आप देखोगे ना तो आपको कंसिस्टेंसी पता चल जाएगा, आपका फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा, तो इवन कि आप कंपेयर कर पाओगे फंड्स के बीच में। तो इसके लिए पास्ट परफॉर्मेंस जरूरी होता है, और हमें CAGR को देखना होता है कि ईयर ऑन ईयर हमें कितना रिटर्न मिला है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व। तो काफी अच्छी अच्छी बातें की हमने कि म्यूचुअल फंड में बहुत फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ठिकाना, बहुत कुछ हो जाएगा। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको मैं रिस्क के बारे में बता दूं। तो मार्केट में क्या रिस्क है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो रिस्क को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप अगर ये सेंसेक्स का ग्राफ है, सेंसेक्स का जो चार्ट है, 1980s जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैंने ये ग्राफ लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये हमेशा ऊपर की तरफ गया है, क्या है ना, ऊपर की तरफ। तो बीच बीच में कभी कभी गिर गया, गिरा भी है, इधर गिरा, फिर से इधर गिर गया, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर की तरफ गया है। तो कहने का अर्थात क्यों मैं दिखा रहा हूं आपको ये चार्ट कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको फायदा होना ही होना है, ठीक है, होना ही होना है। बट अगर आप पैनिक करोगे, मान लो आपने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करा और आप कल वो मार्केट गिर गया और आप डर गए, तो आपको हो जाएगा लॉस। आपको लॉस नहीं करना है, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, आपको वेट करते रहना है। तो 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था। तो इधर कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, एग्जांपल्स तो नहीं, रियल लाइफ है। तो क्रैश ऑफ 1992, हर्षद मेहता का जो स्कैम है, अपने अभी तो सीरीज भी निकल गया है, रिस्क है तो इश्क है। है ना। तो हम लोग ने देखा था हर्षद भाई ने स्कैम कर दिया था तो मार्केट में गिरावट आ गया, ठीक है। तो वैसे ही 2008 में भी BSE में काफी गिरावट आया। 2016 में मार्केट फिर से क्रैश हुआ क्योंकि कुछ NPS में बैंकिंग को लेके कुछ रेगुलेशंस आया था, बैंकिंग को लेके कुछ अनाउंसमेंट हुआ, सबने NPA डिक्लेयर करना स्टार्ट करा तो मार्केट क्रैश किया। फिर क्रैश ऑफ 2020, हम लोग को पता है कोरोना के चक्कर में मार्केट में क्रैश आया। बट वापिस आज का दिन में आप देखोगे तो मार्केट कहीं पे इस जगह पे होगा, ये तो 40,000 लेवल है, खैर आज 50,000 का लेवल पे होगा, है ना, 50,000 का लेवल पे। तो कहने का अर्थात ये है कि जो मार्केट में टिका रहा, जो मार्केट में शांति से डटा रहा, वो मार्केट में फायदा किया है, फायदा कर सकता है। तो मार्केट को आप ऐसे समझ लो कि मार्केट एक क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट का मैदान में जो पिच है वो है, और आप बैट्समैन हो, आपको डटे रहना है। बॉलर बाउंसर मारेगा, मार्केट भी बाउंसर मारेगा, ठीक है, बट आपको डरना नहीं है, आपको डटे रहना है। और अगर आप डटे रहोगे तो आपको होगा फायदा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी नीचे चल जाए, वो वापस अपना लेवल पे आएगा ही। और मार्केट में करेक्शन इज हेल्दी। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन पे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट हमेशा ऐसे 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 ही जाएगा। बट आपको वो पेशेंस होना पड़ेगा, आपके पास वो, क्या बोलूँ, वो आपको वो क्षमता होना चाहिए आपके पास कि वो पेशेंस होना चाहिए कि आप डटे रहे। आपको भरोसा होना पड़ेगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो सही जगह करा है, एंड ये जो कंपनी में मैंने पैसे लगाए या फिर जो म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाया है वो सही जगह है, मैंने एनालिसिस करके लगाया है या फिर मेरे एडवाइजर ने एनालिसिस करके लगाया है, मेरे को उनके ऊपर फेथ है या फिर मेरे को मेरे खुद के एनालिसिस पे फेथ है, तो मैं डटा रहूंगा या फिर रहूंगी, ठीक है। तो फिर ही मेरे को प्रॉफिट होगा। तो खैर मैंने ये दिखा दिया मार्केट का चार्ट। अभी मैं रिस्क का बात करता हूँ। तो रिस्क क्या है, मैं ना अपने आप को थोड़ा सा पीछे ऊपर लेके चला जाता हूँ। तो मार्केट, तो पहला रिस्क तो है ना मार्केट रिस्क। अब देखो कि कोरोना का सिचुएशन आ गया, कुछ कर सकते हैं क्या,
कुछ कर नहीं कर सकते। अब चाहे अब मार्केट को तो नीचे जाना ही है, कोरोना का सिचुएशन है, बिजनेस थोड़ा ठप हो गया, पूरा इकोनॉमी हिल गया, तो फिर मार्केट तो नीचे जाएगा ही। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं मार्केट रिस्क, जो किसी का कंट्रोल में नहीं है। चाहे आप कितना भी एनालिसिस कर लो, आपको नहीं पता होगा कि कोरोना कब आएगा, है ना, कब पैंडेमिक हो सकता है, या फिर किसी के साथ कभी कब वार लग जाएगा, किसी को नहीं पता। टेररिज्म के चक्कर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आज गवर्नमेंट है कल दूसरा गवर्नमेंट, यू नेवर नो। तो इसे बोल देते हैं मार्केट रिस्क, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, उससे बोलते हैं मार्केट रिस्क। दूसरा क्या रिस्क है? दूसरा है कंपनी रिस्क। कंपनी रिस्क क्या है कि मान लो कि आपने कोई एक कंपनी में लगाया पैसा, और उस कंपनी का कुछ कारण से उस कंपनी को लॉसेस हो गए, हो ही सकता है। जैसे कि मान लो कि एक टाइम था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, है ना, तो जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलरिंग टीवी पे अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने जिन कंपनी ने अपना प्रोडक्शन लाइन को अपग्रेड किया, दे सर्वाइव। और जो नहीं कर पाए, दे आर नो मोर, है ना, तो उनको लॉसेस हो गया। तो सिमिलरली कंपनी को लॉसेस हो सकते हैं अगर उनका मान लो कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, या फिर उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहे हो, उनका रेवेन्यू में कुछ गिरावट आ गया, या फिर कुछ कॉस्ट बढ़ गया, तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है वो टेम्पररी हो सकता है वो मतलब परमानेंट ही हो, मतलब कंपनी बंद ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं हो सकता है, बट आपको क्या करना है ना, ये कंपनी रिस्क आप मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे अपने इन्वेस्टमेंट को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि डाइवर्सिफिकेशन, कि जब आप पैसे लगाते हो ना, तो आपका पैसे को कोई एक कंपनी में नहीं लगाया जा रहा है, आपके पैसे को लगाया जा रहा है 50-100 कंपनीज में। आप समझ रहे हो कि अगर एक कंपनी, 2 कंपनी, 10 कंपनी भी अगर खराब करे ना, फिर भी आपका पैसा में ग्रोथ आएगा, क्योंकि बाकी के जो कंपनीज है वो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो कंपनी रिस्क को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। बट मार्केट रिस्क हमारा कंट्रोल में नहीं है। अब मार्केट रिस्क और कंपनी रिस्क के बीच में एक और रिस्क आ गया, वो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। खैर ये मेरा स्लाइड में नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क ये हो गया कि कोई इंडस्ट्री में अगर कोई प्रभाव पड़ गया, तो मान लो कि कल गवर्नमेंट बोलती है कि मैं सारा टोबैको प्रोडक्ट्स बंद कर दूंगा, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा? तो जितने भी टोबैको की कंपनीज है उनको लॉसेस हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। तो अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होगा उन कंपनीज में, तो उनको हो जाएगा लॉस। तो ये हो गया इंडस्ट्री स्पेसिफिक आई मीन रिस्क। तो ये भी एक हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे। अब है ना, अब ना ये जो रिस्क है, तो मैं ना रिस्क तो मैंने बता दिया आपको। तो अब इसको कैसे करके थोड़ा मैनेज करें, वो भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये तो रिस्क जो मैंने बताया, ये मैंने इक्विटी मार्केट के बारे में रिस्क बता दिया कि आप पैसे लगाए कंपनी में, कंपनी ने कुछ खराब परफॉर्म किया, या फिर मार्केट में कुछ हो गया। तो डेथ मार्केट में क्या रिस्क है, वो इस स्लाइड में नहीं है, बट वो बता देता हूँ मैं। डेथ मार्केट में ये रिस्क है कि मान लो कि आपके पैसे से कुछ ऐसे सिक्योरिटीज में लगाए गए, ये ऐसे कुछ कंपनीज को उधार दिए गए जो आपके पैसे को रिपे नहीं कर पाए, तब जाके वो आपका पैसा में हो सकता है नुकसान, तब आपको नुकसान हो सकता है। बट हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड स्कीम के हम लोग पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं कि उस स्कीम में कौन सा मतलब उस स्कीम में जो पैसे है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, कौन सा आपका सिक्योरिटीज, कौन सा आपका डिवेंचर्स बॉन्ड, उससे कौन से डिवेंचर्स बॉन्ड्स खरीदा जा रहा है, तो उससे क्या फायदा होता है। हम लोग उन डिवेंचर्स बॉन्ड का जो कंपनीज है जो इशू कर रही है, उनका पहले तो स्टडी करते हैं कि वो लोग कंपनी सच्ची में स्टेबल है, क्या वो पैसा दे पाएंगी। जैसे अपने को तो पता है रिलायंस सही कंपनी है, रिलायंस के पास पैसे है कि वो अगर पैसे ले भी तो दे सकती है। तो हो सकता है कोई XYZ कंपनी हो जिसका बैलेंस शीट उतना स्ट्रांग नहीं हो, जिसके पास फाइनेंस उतना स्ट्रांग नहीं हो, तो हो सकता है वो हमें पैसे रिपे ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये हो गया डेट मार्केट का रिस्क, डेट इंस्ट्रूमेंट का रिस्क। ठीक है, तो ये तो मैंने रिस्क का बात कर लिया आप लोगों से। अब ना देखते कि रिस्क को कैसे मिनिमाइज करते हैं। मैं अपने आप को वापस से शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ठीक है, गुड। अभी रिस्क को कैसे कर सकते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे है मिस्टर ए। तो टेक्स्ट बुक का मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट करा है 10,000 रुपया। हाँ, मेरा माउस का चला गया। हाँ, तो मिस्टर ए ने इन्वेस्ट करा 10,000 रुपीज़ ऑन 1 जनवरी 2018। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, मार्केट अच्छा करेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये ला 30 अक्टूबर आते आते, अक्टूबर का ही होता है ना 10 अक्टूबर, हाँ अक्टूबर आते आते मार्केट गिर गया। तो 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था उसका तो वैल्यू हो गया 8,000 रुपया। अब इनको क्या करना चाहिए?
तो मिस्टर ए ने सोचा कि मैं तो लॉन्ग टाइम के लिए करूंगा, मैं तो 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब 10 जैसे ही अक्टूबर आया मार्केट में वैल्यू गिर गया, उसका वैल्यूएशन 10,000 से 8,000 रुपया हो गया। अब बेचारा घबरा गया। अगर अब इस पॉइंट पे अगर वो बेच दे तो उनको क्या होगा, लॉस, और मिस्टर ए हो जाएगा उदास। तो क्या है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो ड्यूरेशन है, उसको ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो मिस्टर ए अगर नहीं बेचे तो ये तो क्या हो गया, नोशनल लॉस, मैंने बुक नहीं करा। जब तक मैं लॉस को बुक नहीं करूंगा वो मेरा रियल लॉस है ही नहीं। तो मिस्टर ए को थोड़ा स्मार्टली खेलना है, उसको उनको बेचना नहीं है। फिर 2020 में जाके उनका वैल्यू हो गया 10,000 का 15,000। अगर इधर बेच देते तो क्या होता, लॉस। इधर बेचने से क्या हो गया, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, एब्सोल्यूट रिटर्न कितना हो गया, 50%। ईयर ऑन ईयर रिटर्न कितना हो गया, 22.47%, विच इज माई CAGR। और मिस्टर ए हो गया खुश। तो दोस्तों ये मतलब रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है कि आपको डटे रहना है मार्केट में। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो ड्यूरेशन है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट पे से इसके साथ डटे रहना है आपको। मतलब मार्केट अगर गिर गया तो आपको बेस नहीं देना है। इन शॉर्ट, मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। तो वैसे ही मार्केट में भी उतार चढ़ाव चलता रहता है। जैसे आपका बिजनेस में उतार चढ़ाव रहता है, वैसे ही मार्केट में भी उतार चढ़ाव रहता है। तो आपको डटे रहना है, वापिस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जब तक नहीं बेचोगे तब तक नोशनल गेन या नोशनल लॉस। जब बेचोगे, जब बुक करोगे प्रॉफिट को, तभी होगा आपका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहला सेक्शन तो हमने कवर कर लिया। तो अभी बात आता है कि कैसे स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड। तो समझ में आ गया क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब स्टार्ट कैसे करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो अभी हम लोग देखते हैं उसको भी। तो या तो आप एक काम कर सकते हो कि आप वेबसाइट के थ्रू साइन अप कर सकते हो, हमारा वेबसाइट है, या फिर आप कैसे भी करो, आप डायरेक्टली वेब पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हो, ये एक तरीका हो गया। या फिर आप किसी वेल्थ मैनेजर के ऑफिस में जाओ। हमारे ऑफिस में जैसे एक हम लोग भी मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम करते हैं, तो हम आप लोग हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। हम लोग भी आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर सकते हैं, है ना। तो या फिर क्या होता है, फिर आपको KYC का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा झमेला झंझट वाली कोई चीज़ नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट एकदम कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने हैं, जिससे आपके पैसे कटेंगे। इवन जब आप बेचोगे, अपने फंड्स को रिडीम करोगे, आई मीन आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आप जब बेच दोगे, तब आपके पैसे उसी बैंक अकाउंट में वापस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको देनी पड़ेगी। फिर क्या है, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्टी शुरू होगा अभी। हो गया आपका आपका ऑनबोर्डिंग हो गया, आपने डॉक्यूमेंटेशन दे दिया, अभी तो बस स्कीम में इन्वेस्ट करना है और पैसे कमाना है, पैसे छापना है। तो आपको फिर करना है स्कीम का सिलेक्शन। पार्टी तभी शुरू होगा जब आप इन्वेस्ट करोगे, है ना। आप अगर सोचोगे कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और नहीं करोगे, तब कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आज से 6 महीने बाद करोगे ना, तो आपको अब तब आपको लगेगा कि काश मैंने 6 महीने पहले कर दिए होते, तो फिर फायदा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी को लॉस नहीं करना है। तो इधर स्कीम को सेलेक्ट करना है। पहला चीज़ हो गया मेरा स्कीम सिलेक्शन। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा स्कीम हमारे लिए सही है। तो मान लेते कि आप लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो कोई एक स्कीम में, या फिर कोई 2-3 स्कीम में, मान लेते 2-3 स्कीम में कर लोगे आप, या फिर 4-5 स्कीम में, एनीथिंग इज फाइन। वो डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से आप डिजाइन करना चाहते हो। तो स्कीम का सिलेक्शन कर लिया, फिर आपको डिसाइड करना है कि आप किस हिसाब से करोगे, SIP करोगे या लमसम करोगे। तो दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में एक मतलब मिसकंसेप्शन है कि SIP और म्यूचुअल फंड अलग है। कि मेरे को तो भैया SIP कर लूंगा मैं, पर म्यूचुअल फंड नहीं करूंगा। तो मेरे को नहीं समझ में नहीं आया। कुछ दिन पहले भी मैं कुछ लोगों से मिला, सबका यही बात है यार, SIP अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है। मैं SIP करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में नहीं करूंगा। मैंने बोल रहा हूँ भैया, SIP जो है ना, SIP और लमसम, जो SIP और लमसम जो है, ये इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है। मतलब इट्स अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट तो आप म्यूचुअल फंड में ही कर लो। तो कहने का अर्थात क्या है कि आप एक बार में अपना पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो, या 10-10 हजार रुपया करके 12 महीना में दो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो SIP इज एन वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड।
सिमिलरली लंप सम इज ऑल्सो ए वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड. एसआईपी में आप महीने महीने के दोगे, लंप सम में आप एक बार में पैसे दे दोगे, ठीक है. बट पैसा तो आपका म्यूचुअल फंड में ही जा रहा है, और म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी इज नॉट टू डिफरेंट थिंग, दोनों अलग नहीं है, ठीक है. एसआईपी इज जस्ट एन वे ऑफ इन्वेस्टिंग. सिमिलरली मार्केट में कुछ और भी कंसेप्ट है, जैसे एसडब्ल्यूपी, एसटीपी. हालांकि ये थोड़े एडवांस कंसेप्ट है. मैं अपना जो सेकंड जो लाइव सेशन होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा एसडब्ल्यूपी, एसटीपी से भी कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिजाइन कर सकते हो. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी है ना म्यूचुअल फंड में, आप सोच नहीं सकते कि आप कैसे भी करके भी आप अपना इन्वेस्टमेंट को सजा सकते हो, ठीक है. तो मैं आगे बढ़ता हूँ. हाँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया एसआईपी करना है, लमसम करना है, फिर मैंने पेमेंट कर दिया, बस हो गया. आपको यूनिट मिल जाएंगे उस स्कीम के, और आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपका हो गया खत्म. तो ये मेरा लास्ट स्लाइड है. तो मैं बेनिफिट ऑफ एसआईपी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एसआईपी में आप करोगे, तो मान लो कि आप 15 साल के लिए एसआईपी करते हो 10,000 रुपये पर मंथ, तो आप करोगे 18 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 39.84 लाख. तो आपका पैसा ग्रोथ हुआ है 2.21 टाइम्स. तो वैसे ही आप देख रहे हो कि कितना पैसा का ग्रोथ रहता है. आप जितना ड्यूरेशन आपका ज़्यादा होता है, उतना आपका पैसा का ग्रोथ में भी ज़्यादा होता है. तो मेरे पास एक रेडी रेकॉनर है. आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कितना इन्वेस्टमेंट कितना टाइम के लिए करने से कितना फ़ायदा हो सकता है. तो अगर आपको ये रेडी रेकॉनर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे यस टाइप करिए, मैं ये रेडी रेकॉनर आपको भेज दूंगा आपके इनबॉक्स पे, ठीक है. तो ऑन दैट नोट वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विथ मी. जो लोग लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, इट वाज अ वेरी गुड हैविंग यू इन दिस शो, इन दिस सेशन. एंड आगे वाले सेशन में हम लोग और भी काफ़ी एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टाटा, टेक केयर.